छात्रों, आज हम कक्षा 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसके अंदर अध्याय 2 उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हुए इस तरह से आपको सिखा देंगे कि आप अच्छे से आपका एग्ज़ाम दे सकें। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, आपको पता है कि इकोनॉमिक्स जो है उसकी 2 ब्रांचेज हैं। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र है और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो हैं वो अर्थशास्त्र की 2 बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं जो कि रेगनर फ्रिश ने दी थी। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अपन देखें तो उसके मुख्य पार्ट जो है वो उसके अंदर एक उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन इस चैप्टर को पढ़ेंगे आप, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसके अंदर देखेंगे तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके माइंड में ये राइज होगा कि आखिर उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, तो इसका अपन आंसर देखें। यह उपयोगिता को देखिए, आप ये क्वेश्चन है जैसे उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा। यह उपयोगिता को अधिकतम करने से जुड़ा हुआ है जिसमें कोई उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे न्यूनतम व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यही उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत है। जैसे अपन अज्यूम करते हैं कि ये कोई उपभोक्ता है, इसके पास एक लिमिटेड इनकम है 1000 रुपीज़। ये 1000 रुपीज़ उसके पास है। अब उसको बहुत सारी वस्तुएं खरीदनी है। जैसे उसके पास टारगेट है उसका कि ए वस्तु खरीद लूँ, बी खरीद लूँ, सी खरीद लूँ, डी खरीद लूँ। अब वो कैसे इन 1000 रुपये को इन चारों वस्तुओं पर उपभोग करे या व्यय करे कि उसे न्यूनतम व्यय से अधिकतम संतुष्टि मिल जाए, यही उसकी कला होगी और यही उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत होता क्या है। वापस मैं यही बोलूँगा कि कंज्यूमर जो है, कोई उपभोक्ता जो है, उसका हमेशा ये टारगेट होगा कि वो कम से कम व्यय करे और अधिक से अधिक संतुष्टि या अधिक से अधिक उपभोग प्राप्त कर ले। वस्तुओं का उपभोग करने से उसे संतुष्टि प्राप्त होगी, अतः वह यह चाहेगा कि न्यूनतम व्यय से उसको अधिकतम संतुष्टि मिल जाए। यही आपका उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपकी बुक से निकाला है वो है चुनाव की समस्या क्या है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चुनाव की समस्या क्या है। आपको पता है कि एक ये जो कोई कंज्यूमर है उसके पास जो उसकी आय है वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित आय है। सीमित का मतलब क्या हुआ, माना कि जैसे आपके पास 1000 रेस हैं। अब 1000 रेस हैं लेकिन आपकी आवश्यकताएं क्या है, आवश्यकताएं आपकी असीमित है, असीमित। तो मतलब जैसे आप भी एक उपभोक्ता ही हो तो आपका क्या टारगेट होगा, आपके पास पैसा कम है और आपको विभिन्न तरह की आवश्यकताएं आपको संतुष्ट करनी है, बहुत सारी आवश्यकताएं जो कि आपको संतुष्ट करनी है। अब चुनाव की समस्या, तो आपको क्या सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये डिसाइड करोगे कि सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है। मतलब यू हैव टू सेट दी प्रायोरिटी। आपको प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ेगी। प्राथमिकता निर्धारित करने का मतलब क्या है, प्राथमिकता ये निर्धारित करोगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है उसको सबसे पहले संतुष्ट करोगे और जो थोड़ी कम है उसको थोड़े बाद में करोगे। क्यों, क्योंकि आपके पास जो संसाधन है वो क्या है, सीमित है। संसाधन सीमित है मतलब आपकी आय जो है वो लिमिटेड है। तो उस आय को आप इस तरह से व्यय करोगे कि आपको न्यूनतम व्यय से अधिकतम संतुष्टि मिल जाए। तो सीधा तरीका क्या हो गया, प्राथमिकता डिसाइड करना। जो आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है उसको सबसे पहले पूर्ण किया जाएगा और जो आवश्यकता थोड़ी कम महत्वपूर्ण है उसको बाद में संतुष्ट किया जाएगा। तो इसका अगर पूरा उत्तर देखें अपन तो क्या होगा, उपभोक्ता की आवश्यकताएं असीमित है, वही उसकी आय सीमित है। अतः उसे अपनी सीमित आय को इस प्रकार व्यय करना है कि उसे न्यूनतम व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अतः उसे चुनाव करना पड़ेगा कि वह किन वस्तुओं पर व्यय करे। उसे एक प्राथमिकता क्रम देना होगा, तभी वह सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर पाएगा। जैसे मैं वापस यही बोल रहा हूँ कि आपके पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये, ठीक है, और आपके पास वस्तुएं हैं ए बी सी डी ई, बहुत सारी हैं। तो आपको एक रैंक देनी पड़ेगी कि सबसे पहले मुझे बी को संतुष्ट करना है, तो आपने सबसे पहले इसको करोगे, फिर डी को करना है, फिर सी को करना है, फिर ई को करना है, फिर ए को करना है। इस तरह से अगर आप चयन करोगे कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है तो वो आप न्यूनतम व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर पाओगे। यही आपकी चुनाव की समस्या है। मतलब ये समस्या पैदा क्यों हुई, इसका महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि ये समस्या पैदा क्यों हुई। क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है, आय सीमित है, जबकि हमारी आवश्यकताएं
असीमित है। तो हमें हमारी असीमित आवश्यकताओं को इस प्रकार संतुष्ट करना है कि न्यूनतम व्यय से हमें अधिकतम संतुष्टि मिल जाए। यही हमारी चुनाव की समस्या है। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपके हिसाब से बनाया है वो ये है कि उपयोगिता क्या है। आप जानते हैं कि आपके पास कोई भी वस्तु है, उससे कुछ उपयोगिता मिलती होगी तभी आप उसको उपभोग करते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं। तो उपयोगिता का मतलब यह है कि किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण। जैसे कोई वस्तु है, उसके अंदर कोई ना कोई गुण होगा जो कि आपकी आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, उसी को हम उपयोगिता कहते हैं। जैसे मुझे प्यास लग रही है और अगर मैं पानी पीता हूं तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो होगा क्या, पानी के अंदर वो गुण है जिससे कि हम हमारी प्यास को बुझा सकते हैं। तो पानी के अंदर जो वो गुण जो कि हमारी प्यास को बुझावे, वही पानी की उपयोगिता होगी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। अपन वापस इसी पे जाते हैं कि आपका उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत क्या है। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत ये था कि कोई भी उपभोक्ता जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, वो अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। उसके लिए वो न्यूनतम व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। यही उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत है। तो इसके लिए हमें दो तरह के दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। पहला है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, जो कि मार्शल ने दिया था। मार्शल जो थे वो बहुत ही विद्वान अर्थशास्त्री थे और उन्होंने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण दिया। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण से आप क्या समझते हो? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गणनावाचक उपयोगिता, तो देखने से पता चल रहा है कि किसी वस्तु के उपभोग से जो उपयोगिता हमें प्राप्त हो रही है उसे हम अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। माना कि जैसे आप उपभोग कर रहे हो ए, बी, सी, 3 वस्तुएं उपभोग कर रहे हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि ए से 10 मिल रही है, बी से 20 उपयोगिता मिल रही है और सी से 30 उपयोगिता मिल रही है। मतलब अपन अंकों में व्यक्त इसे कर सकते हैं। कैसे? देखो, गणनावाचक उपयोगिता से आशय यह है कि हम किसी वस्तु के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पेन के उपभोग से 20 उपयोगिता मिलती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि उपयोगिता के गणनावाचक माप से क्या आशय है आपका। उपयोगिता के गणनावाचक माप से हमारा यही आशय है कि हम जब किसी वस्तु को उपभोग करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी एक इकाई के उपभोग से हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है। हम ये बता सकते हैं कि कोई एक उपयोगिता, जैसे कोई वस्तु है माना कि ए या कोई पेन, तो उसके उपभोग से हमें 10 यूटिल्स उपयोगिता मिल रही है या 20 मिल रही है या 30 मिल रही है। यही आपका गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण कहलाता है। आगे बढ़े अपन, चौथे क्वेश्चन पे अपन जाते हैं, कुल उपयोगिता। इंग्लिश में बोलेंगे टीयू, टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता क्या होती है? नाम से पता चल रहा है कि उपयोगिताओं का योग ही कुल उपयोगिता कहलाएगी। माना कि कोई व्यक्ति है जो कि 5 वस्तुओं का उपभोग करता है, ए, बी, सी, डी और ई। अब अगर 5 वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम जोड़ दें तो वो कुल उपयोगिता हो जाएगी। जैसे कि आप देखें, अगर मैं ए, बी, सी, डी और ई 5 वस्तुएं उपभोग करता हूँ, ए, बी, सी, डी और ई। ए से मुझे मिल रही है 10, बी से मिल रही है 20, सी से मिल रही है 30, डी से मिल रही है 40 और ई से मिल रही है 50। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या आ जाएगी? मेरी टीयू आ जाएगी 30 और 30 60, 100, 150। 150 आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के टीयू आपको समझ में आ गई होगी। मैं वापस इसकी परिभाषा बोलता हूँ। एक वस्तु की निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता है। टीयू वस्तु की उपभोग मात्रा पर निर्भर होगी। अधिक मात्रा का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता भी अधिक होगी। मतलब इसका मतलब यह है कि जितनी ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करोगे या किसी वस्तु की जितनी ज़्यादा इकाइयों का उपयोग करेंगे उससे मिलने वाली टीयू भी हमारी उतनी ही अधिक होगी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि टीयू क्या होती है। टीयू से मतलब यही है कि हम किसी वस्तु की जितनी इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उनसे जितनी हमें उपयोगिता मिल रही है उस सब का योग कर दें तो वो टीयू प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता क्या है। क्योंकि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो हम तैयारी करने के दौरान ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके हो जाएं और फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएं, बड़े क्वेश्चन भी हो जाएं। तो आप देखोगे गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता क्या है। केवल एक ही मान्यता है कि हम किसी वस्तु के उपभोग से जो उपयोगिता हमें प्राप्त हो रही है उसे संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं कोई वस्तु उपभोग कर रहा हूँ ए, तो उससे मुझे 10 उपयोगिता मिल रही है। यही इसकी मान्यता
है। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं मेरे से, ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई। अपन आगे बढ़ें। सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता, जहाँ भी आपके सामने सीमांत का नाम आ जाता है वहाँ आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है, एक अतिरिक्त मतलब वन एक्स्ट्रा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ भी सीमांत हो वो हमेशा वन एक्स्ट्रा की बात करेगा। तो क्या हुआ, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे राम को सेब के उपयोग से मिलने वाली TU इस प्रकार है। ये मैंने एक टेबल बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। सीमांत का मतलब ये है कि हम किसी वस्तु का उपभोग तो कर रहे हैं और उसकी अगर एक्स्ट्रा कोई एक अतिरिक्त इकाई हमने उपभोग करी तो उसके कारण कुल उपयोगिता में क्या परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत उपयोगिता बोलेंगे। जैसे आप देखें, राम है वो सेब खा रहा है, 1 2 3 4, उसने पहला सेब खाया, उसको TU मिली 50, दूसरा सेब खाया 90 मिली, तीसरा खाया 120 हो गई TU, चौथा खाया 140 हो गई। अब अपन ये देखना चाहते हैं कि MU क्या है, तो पहली यूनिट में तो 1 एक्स्ट्रा होगा ही नहीं, तो ये कुछ भी नहीं है। अब आप देखो, ये दूसरी यूनिट जैसे ही इसने खाई, दूसरा सेब खाते ही क्या हुआ, उसकी TU बढ़ करके 90 हो गई। तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 आ गया, ये आपकी MU हो गई। इसी तरह से तीसरे पे गए तो क्या हुआ, 120 पे पहुंच गए, तो 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 30 आया, ये आपकी 30 हो गई। इसी तरह से और चौथा एप्पल खाया आपने तो 140 हो गई TU, तो 140 माइनस 120 कितना हो गया, 20 आपकी MU हो गई। तो कुल मिला के ये है कि MU का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, MU का फॉर्मूला एक सिंपल सा फॉर्मूला है, MUN इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी N। N का मतलब कितनी ही वस्तुओं का उपभोग आप कर सकते हो, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से। ये आप देख रहे हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से। इसका मतलब यही है कि आप कितनी इकाइयों का उपभोग कर रहे हो। तो TUN माइनस TUN माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ, TUN क्या थी, ये TUN है 120, अब जैसे 90 ले रखा मैंने, और TUN माइनस 1 मतलब पूर्व की उपभोग इकाई से प्राप्त टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 50 थी, तो 90 माइनस 50 किया तो 40 आ गई। तो इस तरह से ये एक आपका फॉर्मूला बन गया, और इसको आपको सॉल्व करने के लिए भी आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है ये कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। वापस मैं इसको बोलूं तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता होता है। किसी वस्तु की, जैसे ये सेब है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई मतलब दूसरी उपभोग करी, TU में चेंज क्या आया, पहले 50 थी अब 90 हो गई, तो चेंज क्या आया, 40 का चेंज आया, यही आपकी MU है। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन आगे बढ़ें। देखें, TU को अपन इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, सिग्मा MU, सिग्मा मतलब जोड़ कर दें सबका, किसका, मार्जिनल यूटिलिटी का। देखो आप ये MU जो है इसको जोड़ कर देंगे तो TU आ जाएगी, कैसे, 40 प्लस 30 प्लस 24 90, टोटल ये आपकी TU बन जाएगी। ये भी अपन कह सकते हैं MU जो है सिग्मा MU कर देंगे तो TU निकल के आ जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना, एक फॉर्मूला ये भी है इसका, TU का फॉर्मूला सिग्मा MU। ठीक है, आगे बढ़ें। अर्थात प्रत्येक इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग, अर्थात TU इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 अप टू MUN, लगातार जितनी हो सकती है, या सिग्मा MU, यही हमारी क्या है, TU कहलाती है। ये फॉर्मूला MU1 MU2 इस तरह से MUN जितना भी है, सिग्मा MU कर देंगे तो TU आ जाएगी। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था पहले, वो ये था कि सीमांत उपयोगिता हास नियम जो है उसका नाम, दूसरा नाम क्या है, गॉसेन का प्रथम नियम भी है, क्योंकि इसे गॉसेन ने दिया था। गॉसेन कोई व्यक्ति है, कोई अर्थशास्त्री है जिन्होंने ये दिया था, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। मुझे लगता है ये आपको आसानी से समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता क्या होता है। सीमांत उपयोगिता सामान्यतया घटती हुई होती है। आपने देखा था पीछे कि ये जो लगातार देखो 40 से 30 हुई, 30 से 20 हुई, और कम हो जाएगी अगर अपन इसको देखेंगे इस टेबल में। तो सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती है, कभी भी ये बढ़ेगी नहीं। हर किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वो हमेशा कम होगी। क्यों होगी, उसका कुछ कारण है। देखो, उपभोग इकाइयों में वृद्धि से आवश्यकता की तीव्रता कम हो जाती है। जैसे मुझे भूख लग रही है
और अगर मैं पहली रोटी खाता हूँ तो मेरी भूख कुछ कम हो जाएगी। सेकंड रोटी खाते पहली रोटी से मुझे जितनी संतुष्टि मिलेगी उतनी सेकंड से नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरी भूख की जो इंटेंसिटी थी, तीव्रता थी, वो थोड़ी कम हो गई है। अतः प्रत्येक अतिरिक्त इकाई पूर्व उपभोग की गई इकाई से कम उपयोगिता देगी। जैसे आपको प्यास लगी है, वह आप 1 गिलास पानी पीते हैं तो आपको 50 उपयोगिता मिली है, ऐसा आप सोच सकते हैं, परंतु दूसरे गिलास से 50 से कम मिलेगी, क्योंकि आपकी प्यास कुछ कम हो चुकी है। अतः सीमांत उपयोगिता घटती है। कुल मिला के इसका यह सबसे मुख्य कारण यह है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करोगे, आपकी आवश्यकता की तीव्रता कम होती चली जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे उपभोग बढ़ाएंगे किसी वस्तु का, हमारी आवश्यकता की तीव्रता कम होगी। तीव्रता कम होगी तो पहली यूनिट से जितनी सीमांत उपयोगिता मिली उतनी दूसरी से नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकता थोड़ी संतुष्ट हो चुकी है। ठीक है, जैसे आपको एक और एग्जांपल लें इसमें। जैसे आपको भूख लगी है एवं आप रोटी की विभिन्न इकाइयाँ खाते हैं, जैसे पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, और टीयू व एमयू इस तरह से। देखें आप, पहली रोटी ली, टीयू कितनी मिली? 50 मिली, तो एमयू भी 50 ही होगी पहले से जो 50 मिली वो। दूसरा क्या है, जैसे आपने दूसरी रोटी बढ़ाई, टीयू बढ़ के 90 हो गई, मतलब 90 - 50 40 हो गई आपकी एमयू। अब आप देख रहे हो 50 से 40 हो गई। क्यों 40 हो गई? इसलिए हो गई कि थोड़ी भूख आपकी खत्म हो चुकी थी, इंटेंसिटी उसकी कम हो चुकी थी, तो दूसरी जो रोटी होगी वो कम संतुष्टि देगी। अब और तीसरी पे गए तो 120 मिली, मतलब कुल मिला के 30 हो गई, 120 - 90। चौथे पे 140 हो गई, ये 20 मिली है। अब आप संतुष्टि देखो, आप एमयू धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब 4 रोटियां खाने के बाद आपका पेट फुल हो चुका है। अब 5वीं रोटी अगर आप खाते हो तो आपको कुछ भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, 140 ही रहा। देख रहे हो आप, 0 मिली एमयू आपकी। ठीक है, अब जैसे आपने 6ठी रोटी और खाई, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको वॉमिट हो सकती है, तो आपकी यूटिलिटी -10 चला गया। 130 - 140 = -10। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जा रहे हैं लगातार, उससे तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता कम हो रही है। कम क्यों हो रही है उसका कारण मैंने बताया आपको, क्योंकि आपकी आवश्यकता की तीव्रता कम होती जा रही है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपन आगे बढ़ते हैं। देखें, जैसे जैसे आप रोटी की इकाइयों का निरंतर उपभोग करते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त रोटी के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती है। इसका कारण क्या है? देखें आप, इसका कारण आवश्यकता की तीव्रता अर्थात भूख में कमी से है। पहली रोटी खाई तो आपकी भूख कुछ कम हो गई, दूसरी खाओगे तो पहली रोटी से जितनी उपयोगिता मिली उतनी दूसरी से नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो चुकी है। इसे चित्र में देखें अपन, अगर उसी चीज को प्लॉट करेंगे, देखो ग्राफ में, ये जो टेबल है उसी को मैं ग्राफ में डाल रहा हूं। कैसे डाल रहा हूं देखें आप, देखें ये जो डायग्राम है इसके अंदर OX जो है आपका अक्ष, उसके ऊपर इकाइयां ले रखी है मैंने, यूनिट्स, इकाइयां किसकी? रोटी की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है, इसी तरह से ये जो OY अक्ष है इसके ऊपर उपयोगिता ले रखी है, कौन सी? TU और MU दोनों ले रखी है। ये 0 इसके नीचे माइनस में भी है, क्योंकि कुछ यूनिट जो है वो माइनस में जा रही है। आप देखेंगे पहली इकाई से कितनी संतुष्टि मिली हमको, अगर देखें पीछे तो पहली इकाई का उपभोग किया तो 50 मिली, दूसरे से 90 मिली। तो इस तरह से हम उसको भी देखते जा रहे हैं आगे। तो हमने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। पहली से जितनी संतुष्टि मिली उसको यहाँ प्लॉट किया, पॉइंट लगाया उसके, दूसरे से जो मिली उसको यहाँ लगाया, तीसरे से जो मिली उसको यहाँ लगाया, चौथे से मिली ये मिली, पांचवे से 140 ही मिली, छठा लगाया तो 130 हो गई। मतलब कुल मिला के ये इस तरह से हो गया कर्व TU। ये डाउन जाता है, मतलब पहले ये बढ़ता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, फिर घटता है। पहले बढ़ा, फिर अधिकतम हुआ और फिर घटा। क्यों? क्योंकि वो माइनस में जा रही है MU। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो थी वो मैंने TU का तरीका बताया आपको कि TU इस तरह का होता है। इसको अपन बोलते हैं S शेप का होता है, S शेप का, यूँ इस तरह से जाता है, इसलिए इसको TU कर्व बोला जाता है। अब अपन MU को देखें तो पहली यूनिट पे कितनी थी? 50 थी, दूसरी यूनिट पे 40 थी, तीसरी पे 30 थी, 4 पे 20 थी, 5वें पे बिल्कुल 0 हो गई। यहाँ ये मैक्सिमम है, वहाँ ये 0 है। और जैसे आपने छठी इकाई बढ़ाई, ये -10 पे चली गई। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती है। ये एक डायग्राम से निकल के आया। अब अपने को जो महत्वपूर्ण चीज़ जो देखनी है वो ये है कि TU और MU का रिलेशनशिप क्या होता है। TU और MU का
रिलेशन। अब आप देखोगे जब टीयू बढ़ती है तो एमयू घटेगी परंतु धनात्मक होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मार्जिन यूटिलिटी हमेशा घटेगी, हमेशा घट ही रही है। पर आप देख रहे हो ये टीयू बढ़ रही है लगातार, देखो बढ़ती चली जा रही है यहाँ तक, तो वहाँ तक ये एमयू क्या है देखो घटती चली जा रही है, घट ही रही है कंटिन्यू। ओके, पर धनात्मक है, पॉजिटिव है, जीरो से ऊपर है, नीचे नहीं गई है जब तक ये बढ़ रही है तब तक। जब टीयू अधिकतम है एमयू जीरो है, देखो आप ये मैक्सिमम है, इसके नीचे मैंने लाइन खींची, ये जीरो आ जाएगी, ये जीरो है इसलिए जीरो। जब टीयू घटती है, अब देखो ये कर्व आपका नीचे आया, नीचे आते ही क्या हो गया, एमयू नेगेटिव चली गई। तो आपके ये जो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा कि टीयू और एमयू का रिलेशनशिप क्या है। सीधी सी रिलेशनशिप है, जब टीयू बढ़ती है तो भी एमयू हमेशा घटेगी लेकिन धनात्मक रहेगी जब तक ये मैक्सिमम हो जाता है। जैसे ही टीयू आपकी मैक्सिमम होगी ये ज़ीरो हो जाएगी, जब टीयू अधिकतम होती है एमयू ज़ीरो होती है, ये सीधा ज़ीरो। और जब टीयू घटती है तो एमयू ऋणात्मक हो जाती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपन आगे बढ़ते हैं। देखें, अब आता है मांग वक्र का व्युत्पादन। हाँ, जो आपकी बुक है उसके अंदर से देखा मैंने कि मांग वक्र जो है वो कैसे निकाला जाता है, डिमांड कर्व। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि डिमांड कर्व आखिर होता क्या है। तो उससे भी पहले अपन ये देखें कि मांग क्या है। डिमांड क्या है, किसी निश्चित समय एवं कीमत पर, देखें अपन किसी निश्चित समय, कोई फिक्स टाइम दे रखा होगा, जैसे 31 मार्च 2022 को, वह कीमत 5 रुपये प्रति पेन किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की खरीदी गई मात्रा मांग कहलाती है। जैसे माना कि कोई व्यक्ति है राम, वो 31 मार्च 2022 को 5 रुपये प्रति पेन के हिसाब से 50 पेन खरीदता है, तो मांग क्या होगी, 50 पेन होगी। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। वापस बोलूँ, मांग क्या है, किसी निश्चित समय एवं कीमत पर किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा मांग कहलाती है। अब इसमें अपन ये देखें कि मांग के निर्धारक घटक क्या हैं। देखें अपन, मांग के निर्धारक घटक मतलब कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि मांग को डिसाइड कर रहे हैं। मांग कितनी होगी, कितनी कम होगी या ज़्यादा होगी, ये कौन डिसाइड करता है। एक होता है वस्तु की कीमत। आपको नाम से पता चल रहा है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग का क्या संबंध होगा, विपरीत संबंध होगा। मतलब क्या हुआ, जैसे ही किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, उसकी मांग मात्रा घट जाएगी। दूसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुएं दो तरह की होती है, एक स्थानापन्न होती है जैसे चाय कॉफी, और दूसरी पूरक होती है जैसे कार और पेट्रोल। आप देख रहे हैं स्थानापन्न वस्तु में से अगर जैसे चाय और कॉफी है, अगर चाय की कीमत बढ़ गई, चाय की कीमत पहले 5 रुपये थी, अब 10 में अगर आने लग गई, तो लोग चाय की बजाय कॉफी पीने लग जाएंगे, मतलब सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये भी एक प्रभाव पड़ जाता है। इसी तरह से पूरक वस्तु की भी बात कर सकते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है तो पेट्रोल की डिमांड तो कम होगी, लेकिन साथ साथ में जो कार चलाने वाले हैं या गाड़ी चलाने वाले हैं, बाइक चलाने वाले हैं, उनकी भी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, बाइक की डिमांड भी कम हो जाएगी। अगला देखें, आय। उपभोक्ता की आय जितनी ज़्यादा होगी उतनी वो ज़्यादा मांग करेगा, उसकी आय जितनी कम होगी उतनी कम मांग करेगा। फैशन भी कह सकते हैं, जो चीज़ फैशन में है, जैसे आजकल जीन्स और इस तरह के जो बड़े ब्रांडेड कपड़े हैं वो फैशन में हैं, तो लोग उसी को खरीदते हैं, और जो चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो चुकी है उनको कोई भी नहीं खरीदता। इसी तरह से टेस्ट भी अपन कह सकते हैं, रुचि। किसी व्यक्ति की किसी वस्तु के उपभोग के अंदर रुचि डेवलप हो जाए। जैसे अगर आप सुबह उठते ही दंत मंजन करते हो, दंत मंजन में आप दंतकांति का यूज़ करते हो, और आप अगर उसके हैबिचुअल हो चुके हो तो आपको दंतकांति ही लेना पड़ेगा, आप उसकी प्राइस पे नहीं जाओगे। तो टेस्ट का भी इफेक्ट आता है। इसी तरह से भविष्य संबंधी प्रत्याशाएं। भविष्य संबंधी प्रत्याशाएं का मतलब ये है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, उसका भी प्रभाव इस पे पड़ेगा। जैसे आज अगर अखबार में ये न्यूज़ आ जाए कि 2 दिन कल से पेट्रोल की कीमतें 200 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी, तो आप लोग क्या करोगे, आप तुरंत जाके पेट्रोल पंप से खरीदारी बढ़ा दोगे, तो क्या होगा, एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर ये न्यूज़ आ जाए अखबार में कि 1 सप्ताह बाद पेट्रोल की कीमतें बहुत कम हो जाएगी, तो आप लोग अभी उसको डिले कर दोगे, उपभोग छोड़ दोगे थोड़े दिन तक, जब सस्ता हो जाएगा तब खरीदोगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो ये मांग के निर्धारक तत्व हुए। कुल मिला के मांग क्या है और मांग के निर्धारक तत्व ये आपको समझ में आ गए हैं। अगली चीज़ देखें, मांग वक्र क्या है। वो वक्र जो कि उपभोक्ता की मांग को बतावे उसे हम मांग वक्र कहते हैं। वो वक्र जो किसी उपभोक्ता की मांग को बतावे उसे हम मांग वक्र कहते हैं। देखें, किसी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की खरीदी की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र मांग वक्र है। मतलब ये हो रहा है कि कोई उपभोक्ता है जैसे राम, वो किसी वस्तु है जैसे कोई पेन की विभिन्न कीमतों पर, जैसे पहले 5 रुपये था तो वो 10 इकाई खरीद रहा था, फिर
कम हुई कीमत 4 रुपये हुई तो अब 20 खरीद रहा है, 3 रुपये हुई तो 30 खरीद रहा है। इस तरह से वो जो खरीदी गई मात्राएं हैं उसको बताने वाला जो कर्व बना, वक्र बना, उसे हमने मांग वक्र नाम दे दिया। इसको देखें, इस डायग्राम से देखें, ओ आपका जो ये ओ एक्स अक्ष है इसके ऊपर मात्रा ले रखी है और ओ वाई अक्ष पे कीमत ले रखी है। कीमत कितनी है देखो, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, मतलब कीमत कम होती जा रही है। अब जैसे ही 5 रुपये से कीमत कम होके 4 रुपये हुई, देखो 5 रुपये पे मांग कितनी है, 10 पेन खरीद रहा है। अब जैसे ही 4 रुपये हुई, 4 रुपये पे कितनी हो गई, 20 हो गई, क्योंकि कीमतें कम हो गई तो उसने मांग मात्रा बढ़ा दी। 3 रुपये हुई और 30 कर दिए, 2 रुपये हुई तो 40 कर दी। तो कुल मिला के ये जो कर्व बना आपका उसे हमने डी मांग वक्र नाम दे दिया। तो कुल मिला के मांग वक्र ये है कि किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को बताने वाला वक्र मांग वक्र कहलाता है। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। अगला क्वेश्चन देखें अपन, मांग का नियम क्या है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम क्या है, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी गई मात्रा घटती है एवं विलोमशः। मतलब ये बात हो रही है कि जो मांग का नियम है आपका वो क्या कर रहा है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध बताता है, विपरीत संबंध को बताता है। कीमत और मांगी गई मात्रा में आप देखोगे वापस क्या बोला, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, जैसे ये कीमत बढ़ती है, अब यहाँ घट रही है, बात वो कि भाई विलोमशः है। अगर किसी की कीमत बढ़ गई, जैसे 2 से 3 रुपये हो गई, तो पहले 2 रुपये पे कितनी थी, 40 ही कहीं मांग रहा था। अब जैसे 3 रुपये हुई 30 कर दी, 4 रुपये हुई 20 कर दी, 5 रुपये हुई तो 10 कर दी। तो कुल मिला के मांग और मांगी गई मात्रा और कीमत के बीच में विपरीत संबंध को बताने वाला जो वक्र है वही मांग वक्र है और वही मांग का नियम है। पर इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें, सारी बातें स्थिर मान ली, कौन सी, ये, इसको छोड़ के, वस्तु की कीमत को छोड़ दें, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, स्थानापन्न और पूरक, आय, फैशन, रुचि, भविष्य संबंधी प्रत्याशाएं, ये सारी चीजें स्थिर हो गई, इनको स्थिर माना और केवल इस वस्तु की कीमत का इसकी मांग से संबंध जोड़ा, मांग से, मांगी की मात्रा से संबंध देखा, तो ये मांग वक्र निकल के आ गया और यही आपका मांग का नियम बन गया। कुल मिला के वापस में बोलूं, मांग का नियम क्या है, तो अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा में कमी होती है एवं विलोमशः। इसको आप इस डायग्राम से भी सिद्ध कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें अपन, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। यही क्वेश्चन, जैसे ये मांग वक्र है तो ये ऐसा क्यों होता है, इस तरह का बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ क्यों होता है। अर्थात ये कह रहा है कि कीमतें बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा क्यों घटती है, यही बात हो रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, सीमांत उपयोगिता हास नियम। आपने पहले देखा था ये सीमांत उपयोगिता हास, ये बताता हूं मैं आपको, ये वाला जो डायग्राम है ये बताता है कि ये सीमांत उपयोगिता निरंतर घट रही है। तो ये सीमांत उपयोगिता जो घट रही है उसके कारण ही आपका जो मांग वक्र है वो भी बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, अर्थात ऋणात्मक ढाल का होता है, अर्थात मांगी गई मात्रा और कीमत के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। क्यों है, देखो इसका कारण, इसका कारण सीमांत उपयोगिता हास नियम है, जिससे उपभोग की गई वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई कम उपयोगिता प्रदान करेगी। आप देख रहे हैं जैसे कि हमने पहली रोटी खाई तो 50 यूटिलिटी मिली, दूसरी खाई तो 40 ही मिली। क्यों मिली, क्योंकि हमारी भूख थोड़ी कम हो चुकी थी। मतलब आवश्यकता की तीव्रता, आपकी आवश्यकता की तीव्रता कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि आपने एक इकाई उपभोग कर ली। तो हमने क्या किया, जैसे जैसे हम वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करेंगे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी आवश्यकता की तीव्रता घट रही है। अतः उपभोक्ता उसके लिए कम कीमत देगा, कम कीमत देगा, अतः मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होगा। अर्थात वही बात मैं करूंगा कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक इसलिए होता है क्योंकि सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। जैसे ही हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे वो इकाई हमें पहली इकाई की तुलना में कम उपयोगिता देगी। क्यों, क्योंकि हमारी आवश्यकता की तीव्रता कम हो चुकी है, अतः हम उसके लिए पैसे भी कम देना चाहेंगे। जैसे मुझे बहुत भूख लग रही है तो मैं पहली रोटी के लिए 50 रुपये भी दे सकता हूँ, लेकिन जैसे ही पहली रोटी मैं खा लूँगा मेरी उपयोगिता थोड़ी, मेरी जो भूख है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब मैं दूसरी रोटी के लिए 40 रुपये ही दूंगा। क्यों, क्योंकि उससे मुझे मेरी आवश्यकता की तीव्रता थोड़ी कम हो गई। तीसरी रोटी और खाऊंगा तो और कम दूंगा, चौथी और खाऊंगा तो और कम दूंगा। ऐसी स्टेज में आ जाऊंगा एक बार कि 5 रोटियां खा चुका, अब मुझे चाहिए ही नहीं, और दे रहा तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा,
और अगर खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, मुझे वॉमिट हो सकती है, तो मेरे माइनस में चली जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि मांग वक्र जो है वो ऋणात्मक ढाल का इसलिए होता है क्योंकि हमारी आवश्यकता की तीव्रता कम होती चली जाती है, अर्थात सीमांत उपयोगिता हास नियम के कारण आपका मांग वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ, नीचे गिरता हुआ होता है। आज इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये जो आज मैंने पढ़ाया है अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी करें यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो अभी आप उस पर कमेंट करें ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं। धन्यवाद।